माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय पवन सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री धुरेंद्र गोयल जी, आदरणीय राकेश जी और शिव प्रकाश जी चले गए, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में आदरणीय शिव प्रकाश जी और यहाँ आदरणीय विनोद कुमार जी और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं ज्योति जी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। और ज्योति जी ने हम सब लोगों के हृदय मंदिर में जो ज्योति का प्रकाश आलोकित किया था, तो आप सब लोगों को भी ज्योति स्वरूप मान करके आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे कुछ दिनों पहले राकेश जी का फोन आया कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है, ज्योति जी की स्मृति में व्याख्यान में आपको आना है और महेश जी बात करेंगे। कुछ समय के बाद में महेश जी का फोन आ गया कि कार्यक्रम में आपको आना है। 2 दिन के लिए इन्हीं 2 दिन में भिलाई में एक सेमिनार में मुझे उपस्थित रहना था। संघ के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम स्वीकार कर लिया तो कार्यक्रम के आयोजकों से अनुमति लेनी पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ज्योति जी की स्मृति में व्याख्यान है, मेरा आग्रह है कि आप मुझे अनुमति दें। तो जब मैंने उनको कहा कि मेरा आग्रह है आप मुझे अनुमति दे, तो उनके पास में कोई चारा ही नहीं था अनुमति न देने का। इसलिए एक दिन कल रहकर आया और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे भाग्य मिला है। मुझे बताया गया कि ये 4th व्याख्यान है। 3 व्याख्यानकर्ताओं के नाम मैंने पढ़े, देश के जाने माने बड़े हस्ताक्षर मूर्धन्य विद्वान, उनके 3 लोगों के व्याख्यान हुए। 4था नंबर मेरा आया है। तो मैं ये 4था पुष्प ज्योति जी की स्मृति में उनको अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। योगा योग से भाग्य से 4 का अंक आ गया। 4 का अंक हिंदू परंपरा में, वैसे तो पवन सिन्हा जी बैठे हैं, हिंदू परंपरा में 4 के अंक का विशिष्ट स्थान है। युग हमने 4 माने, पुरुषार्थ हमने 4 माने, व्यक्ति की जिंदगी में इच्छा 4 धाम की यात्रा रहती है। और हम गौ माता के सब भक्त हैं, तो गौ माता के 4 पग हैं। इसलिए मैं आज के व्याख्यान में 4 पुष्प ही उनको अर्पित करूंगा। मैं अपने संपूर्ण व्याख्यान को उन 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द समेट करके और वो अर्पित करने का प्रयत्न करूंगा। वो शब्द पुष्प ही है। ज्योति जी के आज हम प्रत्यक्ष पुष्प से तो अर्चना नहीं कर सकते, पर उनकी अनुपस्थिति में शब्द पुष्प से तो अर्चना कर ही सकते हैं। विषय तो शाश्वत है जो दिया है, हमारा सामाजिक दायित्व। तो पहला पुष्प है समाज बोध। समाज का बोध होगा तो सामाजिक दायित्व की चर्चा होगी ना। और हमारा यानी हम कौन है? हम व्यक्ति हैं। व्यक्ति के नाते से इस समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है। आजकल कठिनाई ये है कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति के कारण से, मैं भी कॉलेज में पढ़ाता रहा और योगा योग से अभी मुझे परिचय में बताया गया कि आज के अध्यक्ष भी कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं। मैं कॉलेज से बाहर हो गया पर वो अभी भी कॉलेज में है। तो आजकल की पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति को ही ठीक से नहीं समझाया जाता है, व्यक्ति को ही ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। व्यक्ति की अवधारणा ही आधी अधूरी है। हमारे अध्यक्ष महोदय पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक है, ऐसा बताया मुझे। तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, मैं लीजिए पॉलिटिकल एनिमल, और सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं, मैं लीजिए सोशल एनिमल। दोनों के यहाँ एनिमल है मनुष्य। अगर मनुष्य को पशु मान करके कोई समाज व्यवस्था की रचना होगी तो उसका व्यवहार तो पशुवत होगा ना।
उसमें समाज के प्रति दायित्व बोध का जागरण कहां से होगा? नहीं होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पढ़ने वाले लोग बैठे होंगे, उनको पूछे कि मनुष्य क्या है, तो वो कहते हैं मैन इज ए मैकेनिकल मैन। तो मनुष्य को यंत्र मान करके व्यवहार करेंगे तो जड़वत व्यवहार हो गया ना। और जड़ व्यक्ति यंत्र, उसके प्रति, समाज के प्रति संवेदना का जागरण कहां से होगा? नहीं हो सकता। और बायोलॉजी पढ़ने वाले डॉक्टर्स वगैरह यहाँ कुछ बैठे होंगे, बायोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं? मैन इज द बंडल ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ये पढ़ाते हैं। हजारों हजारों कोशिकाओं का बंडल है मनुष्य। और ये सेल की विशेषता क्या है? खाना पीना और सेक्स, यही मनुष्य का जीवन है क्या? अगर मनुष्य को हमने केवल मात्र कोशिकाओं का बंडल मान करके किया तो उसके अंदर समाज की संवेदना कहां से जगेगी? उसके भीतर समाज के दायित्व का बोध कहां से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और गलती से मैं जिस छात्र को पढ़ाता रहा, पवन जी कहेंगे आपने बाकी के बारे में बता दिया, अपने बारे में भी तो बताओ। मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा। वैसे तो मैं मजाक में कहता हूँ कि अर्थशास्त्र के नाम पर मैं अनर्थशास्त्र पढ़ाता रहा, क्योंकि कुछ वर्षों पहले इस देश के संकट का मूल कारण एक प्रमुख अर्थशास्त्री था ना। तो अर्थशास्त्र में हम क्या मानते हैं मनुष्य को? मनुष्य का इकोनॉमिक मैन है, आर्थिक मनुष्य है, अर्थ मानव है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन ऐसा हम पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं। अगर मनुष्य को हमने इकोनॉमिक मैन मान लिया, आर्थिक मनुष्य मान लिया, तो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मैं कहूँ भाप का इंजन, तो मैंने इस इंजन को भाप का क्यों कहा? इंजन किससे चलता है? भाप से चलता है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक मोटर, इसको इलेक्ट्रिक मोटर क्यों कहा? ये मोटर किससे चलती है? बिजली से चलते हैं। जब मनुष्य को कहूंगा कि अर्थ मानव है, तो ये मनुष्य किससे चलता है? नगद नारायण से। मिलेगा तो काम करेगा और नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। कम मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा और ज्यादा मिलेगा तो दौड़कर करेगा। आप विचार करके देखिए, इस प्रकार के मनुष्य का व्यवहार समाज के हित में हो सकता है क्या? फिर तो धन लेकर के देश के सीक्रेट किसी भी शत्रु देश को दे देगा ना, क्योंकि उसको बताया गया तुम इकोनॉमिक मैन हो। हुआ ना ये? तथा कथित बहुत वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए और धन धान्य की उनको कोई कमी नहीं थी, ऐसे लोगों ने देश के सीक्रेट पाकिस्तान को बेचे ना। नाम लेने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं ना। फिर माँ बाप की सेवा क्यों करना चाहिए? वो तो धन मिलते नहीं, वहां तो धन खर्च होता है। तो इकोनॉमिक मैन के नाते से उसका व्यवहार क्या होगा? ये बूढ़े हैं, ओल्ड हाउस में डालिए। समाज के लिए क्यों काम करना चाहिए? समाज की सेवा करके, ज्योति न्यास में सेवा करके, छात्रावास के लिए कुछ देकर मिलने वाला क्या है? मिलने वाला तो कुछ नहीं। क्यों करना चाहिए? सवाल खड़ा होता है ना। तो कुल मिलाकर आजकल के संकटों का कारण ये मनुष्य के संबंध में गलत समझ है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, जरा इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट के कारण से किस प्रकार का अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, किस प्रकार की गलत बातें समाज जीवन में हो रही, इसका विचार करें। जब मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिक मैन है, तो उपभोक्ता के नाते से, ग्राहक के नाते से वो बाजार में जाएगा, उसका व्यवहार कैसा होगा? मैं दुकानदार से, विक्रेता से सामान तो ज्यादा से ज्यादा ले आऊं, पर मुझको देना पड़े कम से कम, यही दृष्टि रहेगी ना। लेना ज्यादा और देना कम। विक्रेता के, उत्पादक की इकोनॉमिक मैन के नाते से व्यवहार कैसा रहेगा? सामने वाले ग्राहक को देना कम, ले लेना ज्यादा। और मिलावट का माल देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाया क्या और दूसरा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक मैन है। प्रोड्यूसर के नाते से, सेलर के नाते से अगर उसके दिमाग में ये है तू केवल इकोनॉमिक मैन है, तो व्यवहार बदल जाएगा ना। समाज का उत्थान होगा क्या? समाज के लिए आवश्यक बात मान करके वो चीजों का उत्पादन करेगा क्या? नहीं करेगा। और एम्प्लॉयर के नाते से व्यवहार कैसा होगा इकोनॉमिक मैन का? जो कर्मचारी रखा है, जो मजदूर रखा है, उसको मजदूरी और तनख्वाह तो कम से कम देना और उससे लेना काम ज्यादा से ज्यादा। एक्सप्लॉइटेशन होगा ना, दुनिया भर में हो रहा है ना। और
एम्प्लॉय के नाते से व्यवहार कैसा होगा? काम कम से कम करना पड़े और लाल झंडा सलाम करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह ऐंठने का काम करे। चलाई दिया ना, रघुपति राघव राजा राम, आधा काम पूरा दाम। हो गया ना ये दृष्टि। तो ये विषाक्त दृष्टि बन रही है। तो इस मनुष्य की ठीक से समझ न होने के कारण से, क्योंकि वही हम पढ़ते पढ़ाते, हमारा मानस वैसा ही बनता है, हमारा माइंड सेट वैसा ही बनना है, हमारी बुद्धि वैसे ही बनती है, हमारा व्यवहार वैसा ही बनता है। इस संपूर्ण मनुष्य की ठीक समझ न होने के कारण से आज समाज जीवन में सामाजिक दायित्व तो बहुत ये धीरे धीरे कम होता गया। हमारे यहाँ पर हमारे मनुष्यों ने हमारी परंपरा में, हमारे वाङ्मय में मनुष्य को कैसा देखा और कैसा समझा। भारतीय संस्कृति में, भारतीय चिंतन ने मनुष्य के बारे में क्या कहा वो समझने की जरूरत है, तब दायित्व तो बहुत जगेगा। हमारे यहाँ चिंतन में कहा गया मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बना है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इसका संकलित नाम मनुष्य है। ऐसा संकलित मनुष्य मानेंगे तब जाकर उसके भीतर समाज बोध भी जगेगा, उसका भी विकास होगा और वो समाज के विकास में भी योगदान देगा। कैसे हम समाज व्यवस्थाएं बनाएंगे? ऐसी समाज व्यवस्था बनाएंगे जिसमें इस संकलित मनुष्य की इन 4 आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शरीर की आवश्यकता क्या? आहार है। आहार प्रतीकात्मक शब्द है। आहार का अर्थ है ऐसी समाज व्यवस्था चाहिए जिसमें मनुष्य की तमाम न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हो, तो समाज के प्रति प्रेम जगेगा ना। समाज ने उसकी संभाल की। अभी जी ज्योति जी के बारे में बता रहे थे ना, ज्योति जी एक एक कार्यकर्ता को मातृवत ट्रीट करते थे। माँ का क्या काम है? लालन पालन पोषण है ना, यही काम है ना। तो समाज की व्यवस्था में भी व्यक्ति के अनिवार्य आवश्यकताओं की व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक रीति से उसके मन में समाज के प्रति श्रद्धा जगेगी, समाज के प्रति सेवा करने का भाव जगेगा, क्योंकि तैयार किया है। तो शरीर की आवश्यकता आहार है। मन की आवश्यकता क्या है? मन की आवश्यकता प्यार, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता। आज हम क्या देख रहे हैं समाज जीवन में? आहार की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो भी नौजवान नवयुवक और नवयुवतियां फांसी का फंदे पर चुम क्यों? ध्यान में क्या आएगा आपको? ये उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे। उसको परिवार में प्यार नहीं मिला, उसको पड़ोस का प्यार नहीं मिला, उसको समाज का प्यार नहीं मिला। तो अगर वो प्यार नहीं मिलेगा तो केवल खाने पीने की चीजों को क्या करेगा? अभी ताजा उदाहरण ध्यान में आया ना, अपने बिहार के एक IAS ऑफिसर, उसने रेल के आगे कूद करके आत्महत्या कर लिया। कारण क्या बना? तो कारण लिखा उसने अपने सुसाइड नोट में, मेरे पत्नी और माँ बाप के बीच में रोज झगड़ा होता था और इसलिए मुझे न पत्नी का प्यार मिला न माँ बाप का प्यार मिला और जीवन मेरे लिए जीना दूभर हो गया। आहार की तो कमी नहीं थी, क्या कमी थी? प्यार की कमी थी। समाज जीवन में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सहिष्णुता, सहयोग, इसकी आवश्यकता है ना, तब आदमी का मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न नहीं है और केवल सामान बहुत सारा लिखा हुआ है, उपभोग का रखा हुआ है, तो आदमी सुखी नहीं हो सकता, समाज भी सुखी नहीं हो सकता। तो मन की आवश्यकता है प्यार, बुद्धि की आवश्यकता क्या? विचार है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या ठीक है, क्या गलत है। ये वैचारिक दृष्टि से ऐसा विवेक जागृत होना चाहिए ना। विवेकहीन लोगों के द्वारा सामाजिक दायित्व की पूर्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति सामाजिक दायित्व की पूर्ति कब करता है? जब उसको ये विवेक मिलता है, ये विचार मिलता है, ये चिंतन मिलती है, ये दृष्टि मिलती है, ये समझ मिलती है कि समाज के लिए कौन सा काम करना उपादेय है और कौन सा काम छोड़ देना है। ये विवेक जागृत होना चाहिए ना, तब समाज के प्रति भी बहुत जागृत होता है, व्यक्ति का भी विकास होता है। तो इसको कहा बुद्धि की आवश्यकता है विचार, और आत्मा की क्या आवश्यकता है? आखिरकार तो उस परब्रह्म परम तत्व के साथ में साक्षात्कार।
इसी गोरख धंधे में फंसे रहेंगे क्या? पवन सेना जी तो रोज बोलते हैं ना कि उस परम तत्व के साथ साक्षात्कार करने की कोई विधि अपनाओ भाई जीवन में। यही फंसे रहना है क्या? यही सब कुछ है क्या? अगर ये संसार के जंजाल में ही व्यक्ति फंसा रहा, इसी में उसको रस आता रहा, तो फिर समाज के प्रति काम करने की, समाज की सेवा करने का भाव कैसे जागृत होगा? तो पहली समझ हमको विकसित करनी है, हम कौन है, व्यक्ति के नाते से हम कैसे व्यक्ति है। तो भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा ने जो हमको समझाया, उस समझ को विकसित करना पड़ेगा। वो समझ विकसित हो गई तो सहज स्वाभाविक रीति से सामाजिक दायित्व का बोध जागृत हो जाएगा। जैसे व्यक्ति के बारे में समझ रही है, ऐसे समाज के बारे में भी समझ रही है। समाज की समझ भी गड़बड़ हो गई है हमारी, और वो समाज की समझ गड़बड़ हुई है जिस शिक्षा पद्धति के हम शिकार है उसके कारण से हुई है। हम अपने शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है, अपने मनीषियों को तो सुनते नहीं है, सुन भी लिया तो मानते नहीं है। तो समाज को कैसा कहा? समाज को कहा, समाज क्या है? इट्स ए सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी। यही कहा है। समाज क्या है? व्यक्तियों का जोड़ है भाई। समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से बनता है ना। व्यक्तियों को जोड़ दीजिए, समाज हो गया। ऐसा मैथमेटिकल सम्मेशन है क्या समाज? ऐसा मैथमेटिकल सम्मेशन है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है क्या? कोई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? ये कुछ लोग मिल गए और मिल करके आओ समाज बना लेते हैं। समाज ऐसे बनता है क्या? तो ऐसे समाज नहीं बनता। अगर समाज को केवल मैथमेटिकल सम्मेशन मान लिया, व्यक्तियों का जोड़ मान लिया, तो फिर समाज का बोध भी आपका गड़बड़ा गया। तो इसलिए भारतीय मनीषा ने, भारतीय चिंतन ने और ज्योति जी जिस संघ स्कूल में पढ़े थे, लिखे थे, दीक्षा प्राप्त की थी, ऐसे संघ के चिंतन ने, संघ के विचारकों ने समाज को कैसा समझा है, कैसा माना है। तो ये कहा कि जैसे मनुष्य जीवमान है, मनुष्य का अपना अस्तित्व है, मनुष्य की अपनी अस्मिता है, समाज की भी उसी प्रकार से उसकी पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तिमत्व है, उसकी अस्मिता है। समाज की अपनी अस्मिता है। समाज को जोड़ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते जोड़? अगर केवल व्यक्तियों का जोड़ होता तो जो विशेषता व्यक्ति में है, एक में, वो समाज में भी होनी चाहिए। अगर सिंपल व्यक्तियों का जोड़ है तो जो जो गुण, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो विशेषताएं व्यक्ति में पाई जाती है, उन्हीं को टोटल कर दीजिए, वो विशेषताएं समझ में होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं। व्यक्ति के बारे में तो हम सब क्या जानते हैं? व्यक्ति मरण धर्म है। जो पैदा हुआ एक समय के बाद में उसका मरना तय है। किसी की आयु 100 वर्ष हो जाएगी, किसी की 50 वर्ष हो जाएगी, किसी की 150 वर्ष हो जाएगी, पर यह संभव नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा नहीं। मरण धर्म है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मनुष्य की। पर समाज तो अमर है। समाज अमर है पर व्यक्ति मरणशील है। अगर व्यक्तियों का जोड़ समाज हुआ होता तो ये विशेषता समाज के भीतर कैसे आ गई? तो उसका अलग अस्तित्व है, उसकी अलग पर्सनालिटी है, उसका अलग गुणा भाग है। इसलिए उसको हमको समझना चाहिए। उसको समझेंगे तो फिर ध्यान में आएगा ये समाज क्या है। मैं लंबा नहीं करना चाहता। जैसे मैंने व्यक्ति के बारे में बताया, व्यक्ति 4 एलिमेंट्स का टोटल है, ऐसे ही समाज के बारे में बताया, समाज भी 4 तत्वों से मिलकर बना है। समाज क्या? 4 तत्व। कौन से 4 तत्व? देश, जन, चिति और संविधान। एक एक शब्द समझने लायक है, विस्तार का विषय। देश सब जानते हैं सर। देश एक भौगोलिक एंटिटी को कहते हैं, ज्योग्राफिकल एंटिटी को कहते हैं। भारत हमारा देश है, तो ये देश होगा तो समाज आएगा ना। देश का और समाज का नाता रिश्ता है। और दूसरा जन, उस देश में रहने वाले, उस देश को अपनी मातृभूमि मानकर रहने वाले, उसके साथ अपना संबंध जोड़कर रहने वाले, धर्मशाला की तरह रहने वाले लोग के द्वारा समाज नहीं बन सकता। समाज किनके द्वारा बनते हैं? जो उस भूखंड में उसको मातृतुल्य मान करके
उसके साथ अपनी संवेदनाएं जोड़कर रहते हैं, उसके सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसा जन चाहिए। और चिति एक शब्द का प्रयोग दीनदयाल जी ने किया है। हमें से अनेकों लोग यहाँ बैठे हुए लोगों ने दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन पढ़ा होगा। चिति शब्द आता है। चिति को समझना सबसे ज्यादा कठिन काम है। उसकी व्याख्या में बहुत पर सरल रूप में कहना हो तो सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का समुच्चय किसी भी देश में, किसी भी समाज में धीरे धीरे करके एक विशेष प्रकार की संस्कृति का विकास होता है और उनके जीवन में वो धीरे धीरे करके उनके मन मंदिर में वो सांस्कृतिक जीवन मूल्य प्रतिष्ठित होते चले जाते। ऐसे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का समुच्चय, उसका नाम चिति है। चिति ये तय करती है समाज के लिए कौन सा काम करनी है और समाज ने क्या क्या नहीं करवा दिया। कोई समझदारी का काम करवाएगा? कृष्ण ने भीम को कहा मार गदा। यद्यपि धर्म युद्ध का नियम है, उसके पास शस्त्र नहीं है तो शस्त्र नहीं चला सकते। कर्ण का रथ अलग हो गया था और धर्म युद्ध का नियम है, उस समय पर बाण नहीं चलाना चाहिए था, पर कृष्ण ने क्या कहा? चला। हमने अर्जुन को, कृष्ण को, भीम को श्रेष्ठ माना ना। क्यों? किसके पास जवाब है? जवाब है तो चिति के पास। बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता, परंतु ये किसी भी समाज के लिए चिति एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है। चिति की समझ आ गई तो सामाजिक दायित्व की समझ आ जाएगी, और चिति की समझ नहीं आई तो आप भटक जाओगे। जो उचित करणीय काम है वो नहीं कर पाओगे। कोई भी देश और समाज बगैर कानून कायदे के नहीं चल सकता, मर्यादाओं के बिना नहीं चल सकता। नहीं तो फिर मर्यादाहीन और कानून व्यवस्था का उत्पात मचाने वाला समाज बन जाएगा। ऐसे समाज के भीतर कोई जागृत नहीं हो सकता। तो फिर ये समाज भी इन चार चीजों से मिलकर बना। ये व्यक्ति और समाज का क्या है? ये व्यष्टि और समष्टि ऐसे दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयां से परिवार बनता है, परिवारों का समूह गांव बनता है, गांवों का समूह जिला बनता है, उन सब का समूह देश बनता है, उन सब का समूह विश्व बनता है, और अंततः परमेष्टि तक जाते हैं। इनके बीच में क्या? कंसेंट्रिक रिलेशनशिप। हिंदी का सरल शब्द है संकेंद्री संरचना। पहला शब्द सरल है, दूसरा है संकेंद्री संरचना। क्या कहते हैं उसको? उन्होंने बताया कि जो भिन्न भिन्न इकाइयां हैं, ये भिन्न भिन्न इकाइयां हर एक अपने अपने भीतर सिमटी रहती है। देश का हो गया पर उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, उससे बड़ा घेरा विश्व का हो गया, तो सब अपने अपने घेरे में सिमटे हुए वहीं तक महदूद है। तो ये क्या? आज पश्चिम में हम यही देख रहे हैं, कहाँ संवेदना है? परिवार के लोगों के सदस्यों के भीतर कोई संवेदना बाकी है क्या? पति पत्नी के बीच में कोई संवेदना बाकी है क्या? हमारे पूर्ण समाज व्यवस्था में संवेदना शून्य आ गया। सामाजिक दायित्व कहां से आएगा? समाज बोध कहां से आएगा? राष्ट्रीय कर्तव्य का भाव कहां से जगेगा? हमारे चिंतन ने कहा इन भिन्न भिन्न इकाइयों के बीच जो संबंध है वो कैसा? सर्पिल है, स्पाइरल है, अखंड मंडलाकार है। ये क्या है कि जैसे सांप कुंडली मार करके बैठा होता है, कि हम लोगों ने आपस के संबंध सावही माने। इसलिए अगर सावही संबंध मान करके हमने समाज के बारे में विचार किया तो स्वाभाविक रीति से हमारा समाज बोध, हमारा सामाजिक दायित्व ये जागृत होगा। इसलिए व्यष्टि समष्टि के रिलेशनशिप को अगर हमने ऐसा समझा तो फिर सामाजिक दायित्व बोध सहज रीति से होगा। और भी समझाया हमारे लोगों ने, ये व्यष्टि और समष्टि को जोड़ने वाले कौन से तत्व है? तो भी कहा वो भी चार तत्व है। चार क्यों है? क्योंकि मेरे व्याख्यान में मैं चार ही बिंदु बोल रहा हूं ना। व्यष्टि और समष्टि को कौन जोड़ता? जुड़ेंगे तो दायित्व बहुत आएगा ना। तो चार चीजें जोड़ती है: शिक्षा, कर्म, योगक्षेम और यज्ञ। ये चारों अपने अपने पारिभाषिक शब्द हैं। तो ये कहा
समाज में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक बालक और बालिका के प्रतिभा के विकास का दायित्व किसका? समाज का। तो वो समाज से शिक्षा का एरो व्यक्ति की तरफ चले। आजकल तो उलट है। कहाँ समाज का? समाज की व्यवस्था है क्या? जिसके माँ बाप की जेब में पैसा है उसके बच्चे तो अच्छे विद्यालय में पढ़ लेंगे, जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं है उन्होंने क्या पाप किया? जन्म तो इस देश की धरती पर लिया है ना, उसके प्रतिभा का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका दायित्व? समाज का है। तो समाज बोध समाप्त हो गया। तो ये कहा शिक्षा प्रतिभा विकास की प्राइम जिम्मेवारी समाज और समाज रचना की। शिक्षित हो गया, दीक्षित हो गया, फिर कर्म करेगा। आज तो कर्म क्या है? आज तो हम लोग तुरंत जैसे यहाँ शिक्षा दीक्षा ले ली, अच्छे बड़े पैकेज के लिए तुरंत विदेश में चले जाते हैं ना। कैरियर, एक कैरियर नाम का बड़ा भयंकर शब्द चल पड़ा है हमारे यहाँ पर। अब कैरियर का चुनाव कैसा करते हो? कैरियर का चुनाव करते समय, अपनी एक्टिविटीज का निर्धारण करते समय, अपने काम धाम का आपको समाज की आवश्यकता का ध्यान में है कि नहीं? कर्म कौन सा चुनेंगे, प्रोफेशन कौन सा चुनेंगे, एक्टिविटीज कौन सी चुनेंगे, किसको ध्यान में रखेंगे? समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो व्यक्ति से व्यष्टि से कर्म चले समाज के, तब तो समाज बहुत आएगा ना। मैं केवल अपने आनंद के लिए, अपने उपभोग के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए काम धाम कर रहा हूं ना, समाज तो मेरी आंखों से ओझल हो गया ना। समाज का तो ध्यान ही नहीं रखा मैंने। तो ये कर्म ऐसा करना चाहिए। और तीसरी बात कहा, कर्म करने के बाद में आपको कुछ मिलेगा ना, फोकट में तो काम नहीं कर सकते। उसको हमारे यहाँ पर तनख्वाह नहीं कहा, उसको हमारे यहाँ पर बहुत ऊंचा शब्द दिया, योगक्षेम। योगक्षेम का कॉन्सेप्ट इस तनख्वाह से, पारिश्रमिक से बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो योगक्षेम उसको प्राप्त होगा जिसने जितना काम किया, अपना योगदान दिया समाज जीवन में, उसके अनुसार योगक्षेम की उसकी व्यवस्थाएं होगी। परंतु योगक्षेम उसके कर्म के अनुसार उसको ज्यादा मिला, उतनी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सारे को उपभोग अकेले ने कर लेना क्या? हमारे कहा गया अच्छा नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास में तुम्हारे अच्छे काम के कारण से, अच्छी एक्टिविटीज के कारण से, अच्छे बिजनेस के कारण से, अच्छे उद्योग के कारण से, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के कारण से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, तुमको मिला ज्यादा, तो उसका उपभोग अकेला करना क्या? हमारे कहा नहीं, अकेला उपभोग नहीं करना। तो यज्ञ भाव से उपभोग करना, यज्ञ शेष करना, समाज को देना, अपना जितना न्यूनतम है उतना ही अपने उपभोग पर लगाना, उसको यज्ञ भाव से उपभोग करने का कहा। उसी को हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तप्तेन भुंजिता माग्रधा सिद्धनम, ऐसा कहा गया कुल मिलाकर के। तो ऐसा ये व्यक्ति समझना, समाज समझना, व्यक्ति और समाज के बीच में क्या नाता रिश्ता है, इसको समझना। विवेकानंद ने इसके बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की है। समय के कारण से मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। उनका एक वाक्य बड़ा महत्व का है। उन्होंने कहा, समष्टि में व्यष्टि समाविष्ट है। ये विवेकानंद का शब्द है, कोटेड, अंडर कोट है। समष्टि में व्यष्टि समाविष्ट है, अर्थात समष्टि के अंतर्भूत है ना व्यष्टि, व्यक्ति उससे भिन्न का है। इसलिए व्यक्ति को समाज हित को ही अपना हित मानना, समाज के सुख को ही अपना सुख मानना और समाज के दुख को अपना दुख मानना। तो समाज के सुख दुख में साझेदारी और भागीदारी होगी तो फिर काम ठीक प्रकार से चलेगा। तो ये पहला पुष्प है, उसको मैंने थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयत्न किया। अब बाकी 3 पुष्प थोड़ी थोड़ी उसमें से मैं प्रस्तुत करूँ। दूसरी बात, दूसरा जो महत्व का बिंदु है कुल मिलाकर सामाजिक दायित्व के जागरण की दृष्टि से, वो है समाज भक्ति। समाज के प्रति भक्ति भाव आना चाहिए ना, राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए ना, देशभक्ति आना चाहिए। अब कब सेवा करोगे? सेवा का भाव तो आपके अंदर तब जागृत होगा ना जब समाज के प्रति भक्ति आपके भीतर है, तब तो समाज के लिए आप काम करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि
इसको राष्ट्र देवता माना, भारत माता कहा। अब आजकल तो भारत माता की जय करने पर ही कुछ लोगों के पेट में मरोड़ आता है, क्या करेंगे आप? ऐसे जिनके मन में भारत माता की जय कहने से ऐतराज आता है, उनका कोई सामाजिक दायित्व का कोई उदाहरण आपको ध्यान में आता है क्या? एक ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं भी जानता हूं और हजारों को आप भी जानते होंगे, जो जो भारत माता की जय पर ऐतराज करते हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो उसने समाज सेवा के लिए काम किया, सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया, अपना समय साधन निकाल करके समाज के लिए, ऐसा तो एक भी नहीं मिला ना। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पर कहा गया भारत भक्ति जगाना पड़ेगा। और इसलिए शायद विवेकानंद ने कहा था, आने वाले कुछ वर्षों तक तमाम देवी देवताओं को भूल जाओ, एक ही देवी का स्मरण करो और उस देवी का नाम है भारत माता। ये तो विवेकानंद ने कहा था। संघ के किसी प्रचारक ने और संघ के कार्यकर्ता ने नहीं कहा था ना। तो विवेकानंद तो कम्युनल नहीं थे ना। हमको तो तमगा दे सकते हैं कम्युनल है, पर विवेकानंद ये जरूरी है। तो भारत के प्रति भक्ति भाव नहीं, जब भक्ति में से ही गति आती है, भक्ति में से ही कर्म प्रेरणा आती है। जिसके मन में अपने देश के प्रति, समाज के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, वो फिर समाज के लिए काम करने के लिए उद्यत ही नहीं हो सकते। ये ज्योति जी अकेले ही पुत्र थे ना परिवार के लिए, कैसा हुआ उनका? छोड़ के चले गए ना, क्यों चले गए? कौन सा भाव काम कर रहा था ज्योति जी को? अच्छी कमाई कर सकते थे ना, पढ़ाई लिखाई की थी उन्होंने, अच्छी उनको सर्विस मिल सकती थी ना, वो भी छोटा मोटा काम धंधा करके पैसा वैसा कमा सकते। कौन सी बात थी जिस बात ने ऐसे व्यक्तियों को सब कुछ छोड़ करके समाज जीवन के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया? भारत के प्रति भक्ति भाव था। इसलिए दूसरी बात, आज के इस व्याख्यान में हम स्मरण करें ज्योति जी जैसे प्रचारकों को और अपने हृदय में इस समाज के प्रति भक्ति भाव जगाने का प्रयत्न करें। एक तीसरी बात जो आवश्यक है वो है संवेदना। आपके समाज के प्रति संवेदना है कि नहीं? समाज के भीतर बहुत सारी घटनाएं घटती चले जा रही हैं, आप पत्थर दिल हैं क्या? आपको कोई चोट ही नहीं मारती है क्या? आपको कोई कट्टे ही नहीं होता है क्या? समाज का दायित्व का निर्वाह कौन करता है? जिसका मन संवेदनशील है। रोज घटनाएं पढ़ते हैं ना कि किसी की हत्या हो गई, सामने तड़प करके मर रहा है, सहायता के लिए चिल्ला रहा है, सेल्फी तो ले रहे हैं, फोटोज तो निकाल रहे हैं, वीडियोज तो बना रहे हैं, पर उसकी सहायता के लिए आगे नहीं। क्यों? संवेदनाएं मर चुकी है। अगर समाज की संवेदनाएं मर गई तो सामाजिक दायित्व का जागरण कहां से आएगा? इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि हमको अपने मन के अंदर इस संवेदना को जागृत करने का प्रयत्न करें। जितना जिसके मन में संवेदना आएगी समाज के प्रति, उतना ही ज्यादा वो सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए तैयार होगा। और जो संवेदना शून्य मनुष्य है, संवेदना शून्य मन है, वो सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए हमको इस सामाजिक संवेदना जगाने का काम कर। आती कैसे सामाजिक संवेदना? हवा में से आती है क्या? स्वप्न में से आती है क्या? अपने आप आती है क्या? तो अपने आप नहीं आती, स्वप्न में से नहीं आती, महापुरुषों की सत्संगति से आती है, शास्त्रों का अध्ययन करने से आती है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ने से आती है, ऐसे लोगों का अनुसरण करने से आती है। तो सामाजिक संवेदना हमारे भीतर जागृत हो तो फिर सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं ना। इस बात का भी अगर हमने ख्याल किया। और चौथी बात कह करके मैं पूर्ण करूँगा, हर एक विषय में कितना ही बोल सकते हैं क्योंकि हम प्राध्यापक रहे हैं। मैं पहले हरियाणा में पढ़ाता था तो 40 मिनट का पीरियड था, दिल्ली में आ गया तो पीरियड 50 मिनट का हो गया है। और यहाँ संघ में बौद्धिक और के लिए 1 घंटे का समय होता है, तो वो वैसा नहीं है। तो अंतिम है समर्पण। कौन समाज का दायित्व? अरे समर्पण कर लो। किसका समरण?
शक्ति, बुद्धि, योग्यता, साधन, संपन्नता और समय, ऐसी 5 बातें कही है। सामाजिक दायित्व का निर्वाह कौन कर सकता है? इन 5 बातों का समर्पण राष्ट्र देवता के चरणों में करता है, समाज पुरुष के चरणों में करता है। आपको ये जो कुछ भी ताकत मिली है, शक्ति मिली है, अपने आप मिली है क्या? अरे समाज के सहयोग के कारण से मिली है ना। बुद्धि और योग्यता अपने अर्जित की अपने आप कर दी है क्या? समाज का सहयोग न होता, यहाँ ऐसे विद्यालय, शिक्षालय, इंस्टीट्यूशन, समाज में अनेक प्रकार से सिखाने वाले संत, महात्मा, प्रवचनकार ये न होते तो ये बुद्धि और योग्यता आती क्या? नहीं आती। और ये जो साधन संपन्नता के रूप में आपने कमाई कर ली, बगैर समाज के सहयोग के हो सकती है क्या? आप कारखाना चलाते हैं, अकेले उत्पादन कर लेते हैं क्या? कारखाने में अनेक तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का योग होता है, तब होता है ना। लेबर भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, अपने को अनेक लोगों का सहयोग, रॉ मटेरियल भी चाहिए, तब होता है ना। और फिर आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया और फिर ग्राहक भी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो कुछ अर्जन करता है व्यक्ति, साधन संपदा का जो कुछ भी अर्जन किया, समाज की कृपा से किया ना। हमारा और आपका जीवन समाज की कृपा से है ना। हम अन्न और जल तो यहाँ का खाते हैं ना, वायु में तो यहाँ की में सांस लेते हैं ना, यहाँ की नदियों का जल पीते हैं ना, यहाँ के वृक्षों का फल खाते हैं ना। हमारी बोटी बोटी में, हमारे कण कण में इस समाज का ऋण समाया हुआ है। तो देना का नहीं देना तो देना। और खास तौर से मैं सर्वाधिक जोर देता हूँ, समय वो सबसे कठिन है। लोग पैसा वैसे का दान कर देंगे, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ाने लिखाने चले जाएंगे, कुछ लेख वेख लिख देंगे, मेरे जैसे लोग व्याख्यान करने के लिए आ जाएंगे। तो शक्ति, बुद्धि, योग्यता का तो थोड़ा बहुत बांट मूटे। समय, समाज का दायित्व का निर्वाह बगैर समय दिए हो सकता है क्या? आप 24 घंटे केवल अपने जंजाल में फंसे रहेंगे और सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर देंगे, संभव है क्या? मैं कई जगह पर बोलने जाता हूँ तो मुझे कहते हैं साहब आपकी बाकी बातें तो सब ठीक है, ये गड़बड़ है, समय में की बात नहीं करो। और जो ज्यादा चतुर होता है वो कहता है साहब मरने की ही फुर्सत नहीं है, समय कहाँ से दे? जैसे दुनिया में आज तक कोई फुर्सत से मरा, अरे वो आएगा काल तो चुटिया पकड़ करके ले जाएगा। समय तो निकालना पड़ता है, समय प्राथमिकता में से निकलता है, टाइम मैनेजमेंट में से समय निकल। जो महापुरुष हो गए अपने समाज जीवन में बड़ा काम कर गए और आज भी कर रहे हैं। परमात्मा ने समय तो सबको वही 24 घंटे का ही दिया ना। ऐसा तो परमात्मा ने कंसेशन नहीं किया कि पवन गुरु जी है, कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, टीवी पर भी जाते हैं, इनको 6 घंटे का कंसेशन कर दो, इनका एक दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे हुआ। ऐसा है क्या? वही 24 घंटे में बच्चों काम करो, हर एक को वही 24 घंटे में काम करना। कैसे निकलता है? महापुरुषों ने कैसे समय निकाला, बड़े लोगों ने कैसे समय निकाला? उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय की। जीवन काल के लिए तुम्हारे क्यों जन्म लिया इस संसार में, इस समाज में जन्म लिया, तो इसका कुछ न कुछ ऋण है ना। हमारे यहाँ तो ऋण का बड़ा वर्णन है ना, शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऋण है। तो ऋणों से उर्ण होना का नहीं होना, और ऋणों से उर्ण होने के लिए हमारी व्यवस्था में 5 महायज्ञ कह दिए हैं। उसके विस्तार में मैं जब 5 महायज्ञ क्या है, समाज के भिन्न भिन्न लोगों के प्रति दायित्व निर्वाह करने का संकेत है, तौर तरीका है। तो कुल मिलाकर के समाज को समर्पित करना पड़ेगा। दुनिया में जिन राष्ट्रों ने, जिन समाज ने अपनी शक्ति, बुद्धि, योग्यता, साधन संपन्नता और समय का समर्पण समाज के उत्थान के लिए किया है, दुनिया में वो राष्ट्र और वो समाज अत्यंत उन्नत हो गए। केवल एक उदाहरण देकर बात पूरी करता हूँ। जापान का हम सब बार बार में नाम लेते हैं। आजकल वो जापान के भी कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर अपने देश में आए भी थे, इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं जापान का, वो आए थे कि नहीं आए थे। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान तो तबाह हो गया था ना साहब। 1945 में क्या था जापान के? कुछ नहीं था। भारत की तुलना में जापान बहुत छोटा सा देश है, नेचुरल रिसोर्स नहीं, मिनरल रिसोर्स नहीं, 1 ग्राम आयरन और नहीं है जापान में। रोज भूकंप आते रहते हैं। और द्वितीय युद्ध के बाद में मित्र देशों ने जापान और जर्मनी पर अरबों डॉलर का कर्जा लाद दिया।
ये 1945 की बात है और हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। जापान की तुलना में उस 1947 में 200 वर्षों तक हमारा शोषण और लूट होने के बावजूद भी हम उनकी तुलना में बहुत श्रेष्ठ थे। 1947 में भारत के माथे पर एक नए पैसे का कर्ज नहीं था और जापान को करोड़ों डॉलर चुकाना था, ऐसी स्थिति। और टेक्निक और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो जापान बहुत ही पिछड़ा हुआ था। सुना होगा अपने दादा दादी नाना नानी कभी सुनाते होंगे, जापान का कपड़ा खरीदना नहीं चाहिए, खरीद लिया तो सिलाना नहीं चाहिए, सिला लिया तो पहनना नहीं चाहिए, पहन लिया तो धोना नहीं चाहिए, धो दिया तो रोना नहीं चाहिए। ऐसे जापान के कपड़े के बारे में ये था ना। आज क्या स्थिति है, आंख बंद करके जापान का सामान खरीद लिया। क्यों हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से, मिनरल रिसोर्सेज के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से जापान हमसे कई गुना पिछड़ा हुआ था। क्यों हो गया? तो मेरे एक प्रोफेसर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आप कहोगे आप पढ़े हो क्या? नहीं, मैं पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत। तो वो जापान की यात्रा पर उनके मन में यह सवाल था, उन्होंने हमको सुनाया कि मैंने पूछा वहाँ के बड़े विद्वानों को क्यों प्रगति की। वो कहा एक दिन मैं सवेरे सड़क पर निकला तो 12-13 साल का एक छोटा बच्चा कंधे पर बस्ता लटका हुए स्कूल जा रहा था। मैंने उसको रोक लिया, क्या नाम है तुम्हारा? याकू साकू जो जापान में नाम होगा वही बताया उसने। कोई पवन, बजरंग, मोहन, सोहन थोड़ा ही बताना था उसने, तो वही बताया। उनका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जो 13-14 साल का बालक जिस स्टैंडर्ड में होगा वो बताया। क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने उस बालक से सवाल किया तनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, ये भी भला कोई पूछने का सवाल है क्या? हर जापानी बालक इसलिए पढ़ता लिखता है, पढ़ लिख करके वो योग्यता प्रतिभा हासिल करेगा जिसके द्वारा अपने देश की, जापान की तरक्की में उसको समर्पित करेंगे। तो जापान की प्रगति का रहस्य है ना। तो आखिर भारत की परंपरा भी तो ये संपूर्ण समर्पण की परंपरा रही है। इन चारों पुष्पों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सामाजिक दायित्व बोध का जागरण होगा। मुझे सब महानुभावों ने कहा कि मैं भी ज्योति जी की स्मृति को और ये शब्द पुष्प अर्पित करूं। मैंने ये शब्द पुष्प अर्पित करने का प्रयत्न किया है। आयोजकों ने बुलाया और आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुनने की कृपा की। इतने आयोजकों का और आप सबका हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।